वेलकम बैक एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 03 है बीपीएससी के लिए, ठीक है। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और 20 टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, ये इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। टेलीग्राम पर मिलेगा PDF विद एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला प्रश्न, नोबेल गैस कौन सी है, बताइए इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड, रेडान, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑर्गन। अगर इनमें से एक से अधिक उत्तर होगा या नहीं होगा तो आंसर ई दिया जाएगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड तो है नहीं, ग्रीन हाउस गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी नोबेल गैस नहीं है। रेडान, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सब नोबेल गैस हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक है, तो ई आंसर है इसका। तो देखिए, नोबेल गैस जो है 7 रासायनिक तत्वों का एक समूह है, जिसे आवर्त सारणी के समूह 18 में रखा गया है। ये तत्व हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडान और ऑग्नेसन। नोबेल गैस जो है रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है और ज्वलनशील होती है। नंबर 2 पर आ जाइए। वर्ष 2025 में लॉन्च होने वाला क्लियर स्पेस 1 कक्षा से मलबे को हटाने वाला या ख़त्म करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। आपको बताना है कि किसकी पहला ये, जापान की है, नासा की है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी की है या फिर चाइना की है, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन की, या इनमें से कोई नहीं, इसरो की है क्या। वर्ष 2025 में लॉन्च होने वाला क्लियर स्पेस 1 जो अंतरिक्ष की कक्षा से मलबे को ख़त्म करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन होगा, यह पहल है किसकी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी की। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या स्पेस एजेंसी की बात करें, पहले बात करेंगे हम अंतरिक्ष मलबे के बारे में। क्या होता है ये अंतरिक्ष मलबा, जो है जिसे अंतरिक्ष कबाड़ भी कहा जाता है, ठीक है। एक कृत्रिम सामग्री है जो मानव निर्मित है, मानव ने बनाई ना, ऊपर भेजी, ठीक है। और ये क्या, पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है, लेकिन अब कार्यात्मक स्थिति में नहीं है, ठीक है। और यह सामग्री छोड़े गए रॉकेट जितनी बड़ी भी हो सकती है या फिर एक चिप जितनी छोटी भी हो सकती है, घूमती जा रही है ऊपर वो। समाधान क्या है इसका, समाधान है इसका क्लियर स्पेस 1। किसका है ये, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का, जो वर्ष 2025 में लॉन्च होने वाला है और कक्षा से मलबे को ख़त्म करने वाला ये पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा के लिए इम्पोर्टेंट है। समर्थ पहल है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की है ये समर्थ पहल, और क्या है ये, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की है। तो समर्थ पहल के बारे में जाने तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ की शुरुआत की, ठीक है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, याद रखेगा। नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में शुरू की गई योजना बहिनी योजना का संबंध किस राज्य से है। बहिनी, सिक्किम सरकार, सी है इसका आंसर। तो सिक्किम सरकार जो है मुफ्त में सैनिटरी पैड प्रदान करने हेतु वेंडिंग मशीन स्थापित करने के लिए एक योजना की घोषणा की है उसने। उस योजना का नाम है बहिनी योजना, ठीक है, वेंडिंग मशीन। और यह पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को इस प्रकार के कार्यक्रम के तहत कवर करने का निर्णय लिया। सिक्किम सरकार है बहिनी योजना। नंबर 5 पर आ जाइए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना किस मंत्रालय के तहत की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएं प्रदान कर समर्थ बनाया जा सके। तो 1986 में, और सेंट्रल की होम मिनिस्ट्री है। नंबर 6 पर आ जाइए। ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, ब्रह्मोस भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO तथा रूस के NPOM का एक संयुक्त उद्यम है, यानी भारत का हो गया, रूस का हो गया। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। और ब्रह्मोस जो है
फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। और चौथा वाला स्टेटमेंट है ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है किंतु यह ध्वनि की गति से तेज नहीं है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है तो ध्वनि की गति से तो तेज हो गई ना, ठीक है, 3 गुना तक तेज है, गलत है चौथा वाला स्टेटमेंट। बाकी सी सही है, बी सही है और ए सही है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे अपन? इसका आंसर लगाएंगे ई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नहीं 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 नहीं, असत्य पूछा है ना, तो असत्य है डी। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई भैया। आंसर है इसका डी। क्या है? डी। तो ब्रह्मोस भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ब्रह्मोस सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है और यह वर्तमान में मैक 2.1 की गति के साथ कार्य करती है, जो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक तेज है। गलत है चौथा वाला स्टेटमेंट। डीआरडीओ और रूस का संयुक्त उद्यम है ये, ठीक है। और ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कबा नदी के नाम पर रखा गया है और यह 2 चरणों वाली मिसाइल है। पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन है और दूसरे चरण में है तरल रैमजेट। कौन सी नर्मदा की सहायक नदी है इनमें से? हिरन है नर्मदा की सहायक नदी, बरना भी तो है, कोलार भी है, ओरसंग भी है, सभी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो नर्मदा की बात करें तो प्रायद्वीप क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह उत्तर में विंध्य श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा के मध्य बहती है, याद रखिएगा। नर्मदा के उत्तर में विंध्य और दक्षिण में है सतपुड़ा और रिफ्ट वैली में बहती है ये। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से होता है। सहायक नदियों की बात करें इसकी तो हिरन है, ओरसंग है, बरना है, कोलार है, इंदिरा सागर हो गया, सरदार सरोवर आदि इस नदी के बेसिन में स्थित जल विद्युत परियोजनाएं हैं। सिंधु जल संधि जब हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के अयूब खान थे और भारत के थे जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो सिंधु जल संधि जो है विश्व बैंक की मध्यस्थता वाली एक संधि है जिस पर तत्कालीन यानी उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि दोनों देशों में बहने वाली सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के पानी का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। इसके तहत देखें तो 3 पश्चिमी नदियों कौन कौन सी हैं वो सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया गया, ठीक है। और जो पूर्वी नदियां हैं जैसे कि रावी हो गई, व्यास हो गई, सतलज हो गई, इनको अप्रतिबंधित जल के उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जल का 80% हिस्सा या लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान में चला गया और बचा हुआ शेष 33 मिलियन एकड़ फीट या फिर 20% जल भारत के उपयोग के लिए छोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कहाँ पर जो है डुगोंग पाया जाता है? डुगोंग मिलेगा आपको मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में भी, पाक की खाड़ी में भी, अंडमान सभी में तो मिलेगा उपरोक्त में से एक से अधिक। सीकाऊ बोलते हैं इसको, मैमल है। तो डुगोंग जिसे सीकाऊ भी कहा जाता है सिरेनिया श्रेणी की 4 जीवित प्रजातियों में से एक है। शाकाहारी स्तनधारी है ये, ठीक है, जो भारत सहित भारत के समुद्र में विशेष रूप से रहती है। डुगोंग समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी जो आबादी है अगर उसमें कमी होती है तो खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ेगा। वितरण और पर्यावास देखें इसका तो ये जो है 30 से अधिक देशों में पाए जाते हैं और भारत में मन्नार की खाड़ी में आपको मिलेगी, कच्छ की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। संरक्षण की स्थिति यदि हम देखें तो IUCN की रेड लिस्ट में संवेदनशील है ये, मतलब वुल्नरेबल है। कोणार्क सूर्य मंदिर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था। इस मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है और सूर्य भगवान को समर्पित है मंदिर। ये तो बोनस मिल गया ऊपर, ठीक है।
सारे के सारे करेक्ट हैं फिलहाल ये। तो कोणार्क सूर्य मंदिर के संबंध में सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। इसके अलावा इसके बारे में थोड़ा और जानें तो यह कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु है जो अनुग्रह, खुशी और जीवन की लय को दर्शाता है। और वर्ष 1984 में, इस चीज़ को याद रखिएगा, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है ये 1984 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? नीदरलैंड के हेग में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और इसने अप्रैल 1946 में अपना काम करना शुरू किया, यानी अगले वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। न्यूयॉर्क लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच है? धर्म गार्जियन है, 50 बार कराया, ठीक है। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास तो भारत अमेरिका के बीच है, ये तो होगा नहीं। सिन्यू मैत्री भी तो है। लो, एक से अधिक आंसर हो गया फिर। तो हाल ही में भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, ठीक है, अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 आयोजित किया गया। और अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो वर्ष 2018 से भारत में आयोजित किया जा रहा है। भारत और जापान के बीच अन्य सैन्य अभ्यास देखें तो एक है जिमैक्स जो एक नेवी है, नेवी अभ्यास है मतलब नौसैनिक, और एक है सिन्यू मैत्री जो हो गया वायुसेना, और धर्म गार्जियन हो गया मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब थल सेना का। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम मनाते हैं। किस वैज्ञानिक की खोजों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये? हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, एपीजे अब्दुल कलाम। सीवी रमन, 1928 की वो बात है जब मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। तो वर्ष 1928 में इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता एवं भौतिकी विज्ञानी सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, 28 फरवरी को। नंबर 14 पर आ जाइए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? हरियाणा नहीं, कर्नाटक की सरकार है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी कर्नाटक द्वारा की जाएगी। जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक का, ठीक है, 24 अप्रैल से 3 मई तक इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। बेउर जेल कहाँ पर है? बेउर जेल, बेउर जेल है बिहार में। तो बिहार के पटना जिले में बेउर जेल स्थित है। बिहार पुलिस अकादमी का नया परिसर कहाँ पर स्थित है? राजगीर में। तो बिहार पुलिस अकादमी का नया परिसर राजगीर में स्थित है और यह अकादमी बिहार पुलिस सेवा अधिकारियों और बिहार पुलिस के लिए राज्य सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। बलान रिवर निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित होती है? बलान नदी बहती है बिहार में ही, ठीक है। तो बलान नदी का उद्गम स्थल जो है हटो थाना के अंतर्गत मुसारपुर गांव बिहार में स्थित है और यह नदी जो है नून और जमुआरी नदी के संगम से बनी है, बलान रिवर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रही काजू वैली आर्द्रभूमि, काजू वैली वेटलैंड, जिसे हाल ही में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में नहीं है, तमिलनाडु में है ये। तो तमिलनाडु में बिल्लीपुरम के पास स्थित काजू वैली आर्द्रभूमि को हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 16वां पक्षी अभयारण्य जो है वो घोषित किया गया है। बिहार की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? भूटान को करती है क्या? नहीं कर पाती। बांग्लादेश को नहीं कर पाती, चीन नहीं, नेपाल को करती है। बिहार के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझी करते हैं अपनी। तो बिहार की सीमा जो है नेपाल देश को स्पर्श करती है। नेपाल की सीमा से लगे 7 जिले बिहार के कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, और इसी श्रेणी में आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। बिहार और यूपी में एक चीज़ कॉमन है, उत्तर प्रदेश के भी 7 जिले नेपाल से लगते हैं और बिहार के भी 7 जिले नेपाल से लगते हैं। नंबर 20 पर आ जाइए। बिहार की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अधिकतम जनसंख्या तो निवास करती है पटना में,
लेकिन पूछा है न्यूनतम, तो इसका उत्तर हो जाएगा शेखपुरा। शेखपुरा में न्यूनतम है। तो बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो तो पटना हो गया, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हो गया शेखपुरा। तो 20 प्रश्न थे ये बीपीएससी की प्रैक्टिस के लिए, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। बाकी आप पेड सीरीज इसकी प्राप्त कर सकते हो पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, ठीक है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, ये नंबर, ठीक है। प्राइस सेम है, यूपीपीएससी वाला 149। धन्यवाद।